इन दोस्तों, इस मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन। तो हम लोग इस मॉड्यूल में जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन है क्या और इसके कौन कौन से अंग हैं और यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या क्या काम करती है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि यूनाइटेड नेशन कब बना और कैसे बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और कैसे अपना काम अलग अलग तरीके से करती है। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे डिटेल में संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, ये विश्व का सबसे बड़ा वैश्विक संगठन है। यानी वर्ल्ड का जो विश्व है, इसका सबसे बड़ा एक वैश्विक संगठन है। यानी वैश्विक संगठन का मतलब होता है कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे विश्व भर के देश इसके सदस्य हैं। और यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क एक शहर का नाम है जो कि यूएसए में स्थित है। यूएसए का एक शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क में भी एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। उस द्वीप का नाम है मैनहट्टन द्वीप। तो इसी द्वीप में यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है। और ये जो मैनहट्टन द्वीप है, ये लगभग उस द्वीप के लगभग 17 एकड़ भूमि पर इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। यानी यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप के 17 एकड़ भूमि पर बना हुआ है। और वो जो इमारत है वो है 39 मंजिला इमारत, यानी 39 मंजिला इमारत में इस यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है। और ये जो 17 एकड़ जमीन, ये जमीन दान में दिया हुआ जमीन था जिस पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बना हुआ है। और ये भूमि दान दिया था एक व्यक्ति था, उसका नाम था रॉक फेलर। ये जो अमेरिका का एक व्यक्ति था, अमेरिकन नागरिक था रॉक फेलर। तो इन्हीं के द्वारा ये 17 एकड़ भूमि दान में दिया गया था, तब जाके वहां पर यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर बना है। और ये जो यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद। यानी यूनाइटेड नेशन का बनने का एक प्रमुख कारण है द्वितीय विश्व युद्ध। अगर द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता तो हो सकता है यूनाइटेड नेशन भी नहीं बनता। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया क्यों गया? क्योंकि ऐसा हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरे विश्व के सभी महादेशों में स्थित देश इस युद्ध से प्रभावित हुए थे। और सभी देशों का लगभग जीतने के बावजूद, चाहे वो देश जीते हो या फिर हारे हो, तो सबको किसी न किसी तरीके से उनको आर्थिक नुकसानी बहुत ज्यादा उठाना पड़ा था। तो भविष्य में किसी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना ना हो या फिर कोई तीसरा विश्व युद्ध ना हो, तो उसी संभावना को देखते हुए ये 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया था। और यूनाइटेड नेशन में वर्तमान में कुल सदस्य देशों की बात की जाए तो अभी वर्तमान में कुल 193 देश यूनाइटेड नेशन में शामिल हैं। यानी लगभग जितने विश्व भर में देश हैं उनमें से कुछ गिने चुने देशों को छोड़ के बाकी सभी देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं। और जो सबसे अंत में जो देश यूनाइटेड नेशन में शामिल हुआ, उस देश का नाम है दक्षिणी सूडान। ये जो दक्षिणी सूडान देश है, ये यूनाइटेड नेशन का 193वां देश है। और जब इसका स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन का स्थापना हुआ था, उस समय मात्र कुल 51 देश थे यूनाइटेड नेशन के सदस्य के रूप में। अब ऐसा क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यूनाइटेड नेशन को बनाने का जरूरत पड़ा? या क्या इससे पहले कोई देश नहीं, कोई ऐसा कोई संगठन नहीं था, वैश्विक संगठन, जिससे इस प्रकार के द्वितीय विश्व युद्ध को रोका जा सके? तो दोस्तों, इसका उत्तर है था। मतलब यूनाइटेड नेशन के बनने से भी वैश्विक संगठन था और उस वैश्विक संगठन का नाम था लीग ऑफ नेशन, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 में बना था। ठीक है, लेकिन लीग ऑफ नेशन में बहुत सी ऐसी कमियां थी, जिन कमियों के चलते द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो इन्हीं कमियों को दूर करते हुए लीग ऑफ नेशन को वर्ष 1946 में समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1945 में ही यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया था। अब ये जो यूनाइटेड नेशन नाम आया, ये नाम आया कहाँ से? इसको लीग ऑफ नेशन क्यों नहीं बोला गया? इसको यूनाइटेड नेशन ही ये नाम कौन दिया? तो इसका नाम दिया गया था उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे,
अमेरिका के, उनका नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो ये जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, इन्हीं के द्वारा ये यूनाइटेड नेशन का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन अपने बनने के समय यानी 24 अक्टूबर 1945 से ही ये शानदार काम करते आ रहा है और अभी तक किसी तीसरे विश्व युद्ध को होने नहीं दिया है। और अब इसके जो कार्यकारी, जो यूनाइटेड नेशन में जो कामकाज होता है, तो उसमें जो भाषाएं, तो कौन सी भाषाएं यूज की जाती है, क्योंकि पूरे विश्व भर में तो अनेक भाषाएं हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, तो वहाँ तो सैकड़ों भाषा में काम हो नहीं सकता है। तो इसीलिए वहाँ पर जो मुख्य 6 भाषाएं यूनाइटेड नेशन में चलती है, उनमें से भी जो अंग्रेजी यानी इंग्लिश और फ्रेंच है, ये वहाँ की कार्यकारी भाषा है। यानी वहाँ का जितना भी कामकाज होता है ऑफिशियल, जनरली इन जनरल डे टू डे लाइफ में, वो या तो इंग्लिश में होता है या फ्रेंच में होता है। और इसके अलावा 4 और भी अन्य भाषाएं हैं जो यूनाइटेड नेशन में मान्य है, और ये भाषाएं हैं स्पेनिश, चीनी, रूसी और अरबी। तो इस प्रकार से इंग्लिश और फ्रेंच के अलावे जो कार्यकारी भाषाएं हैं, 4 अन्य भाषाओं का नाम है स्पेनिश भाषा, चीनी भाषा, रूसी भाषा और अरबी भाषा। और ये चीनी जो भाषा है, चीनी, इसको मंदारिन भी कहा जाता है, मंदारिन भाषा भी कहा जाता है चीनी भाषा को। ठीक, अब यूनाइटेड नेशन का काम क्या है, यूनाइटेड नेशन एक्चुअली में करती क्या है, तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए, इसके साथ साथ भविष्य में किसी तीसरे विश्व युद्ध ना हो उसकी आशंका को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए, या और भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं होती है उनको सोल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए। ठीक है, विश्व शांति और सुरक्षा के लिए, और किसी प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया था वर्ष 1945 24 अक्टूबर के दिन। अब बात आती है कि इतने बड़े वैश्विक संगठन को चलाने के लिए, तो उसको चलाने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत पड़ती है, बहुत बड़ा बजट इसके लिए बनाया जाता है। तो ये बजट आता कहाँ से, ये पैसा आता कहाँ से? तो देखिए, जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो बजट है, ये बजट आता है, बहुत सारे जो देश उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, तो उसी पूरे विश्व भर के देशों के सहयोग से ही यूनाइटेड नेशन का बजट बनता है, और यूनाइटेड नेशन का कामकाज चलता है। और इसमें भी सबसे अधिक जो योगदान देता है, आर्थिक योगदान इसको चलाने में, वो देता है अमेरिका, जो यूनाइटेड नेशन के कुल बजट का 22% भाग अमेरिका अकेले देता है। दूसरे नंबर पर है चीन, जो कि पूरा 12% चीन उसमें कंट्रीब्यूट करता है। और तीसरे स्थान पर है जापान, जो 8.5% यूनाइटेड नेशन के बजट में कंट्रीब्यूट करता है। अब बात की जाए भारत की, तो भारत का जो यूनाइटेड नेशन में जो बजट का खर्चा है वो बहुत ही कम है, यानी मतलब भारत बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है, और भारत मात्र 0.8%, ठीक है, 1% से भी कम, यानी 0.8% यूनाइटेड नेशन के बजट में अपना कंट्रीब्यूट करता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के बारे में। तो उसके कौन कौन से मुख्य अंग हैं और वे अंग कौन कौन क्या क्या काम करती है, तो हम लोग उसको सबसे पहले देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग हैं वो 6 अंग हैं। ठीक है, मुख्य 6 अंग हैं, जिनमें से है पहला है महासभा, जिसको जनरल असेंबली कहा जाता है, या फिर कहा जाता है UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। फिर दूसरा जो इसका प्रमुख अंग है उसका नाम है सुरक्षा परिषद, जिसको कहा जाता है सिक्योरिटी काउंसिल, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। और जो महासभा था उसका भी मुख्यालय है न्यूयॉर्क। इसके बाद जो तीसरा जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रमुख अंग है तीसरा, उसका नाम है सामाजिक और आर्थिक परिषद, जिसको इकोसोक बोलते हैं। इकोसोक, इको मतलब होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ECO से हो गया इकोनॉमिक, SO से हो गया सोशल, और C से हो गया काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो ये हो गया सामाजिक और आर्थिक परिषद, जिसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। जो चौथा जो यूनाइटेड नेशन का प्रमुख अंग है उसका नाम है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, सचिवालय, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, उसका मुख्यालय। और जो पांचवा इसका प्रमुख अंग है, सबसे प्रमुख अंग है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसको कहा जाता है ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
आई से हो गया इंटरनेशनल, सी से हो गया कोर्ट और जे से हो गया जस्टिस। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का 5वां प्रमुख अंग है, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसका जो मुख्यालय है ये द हेग, नीदरलैंड्स। तो द हेग एक सिटी का नाम है, एक टाउन का नाम है, जो कि नीदरलैंड एक देश का नाम है जो यूरोप में स्थित है। तो उसी यूरोप के नीदरलैंड देश के द हेग नामक सिटी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और इसके बाद बात आती है न्यास परिषद, जो अंतिम जो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 6वां सबसे प्रमुख अंग है, उसका नाम है न्यास परिषद, न्यास। इसको हम लोग कहते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रमुख अंगों में से पांच प्रमुख अंगों का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और एक जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड। अब हम लोग यूनाइटेड नेशन के प्रत्येक अंग को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं महासभा के बारे में, जिसको यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूएन से हो गया यूनाइटेड नेशन और जी से हो गया जनरल असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं महासभा, जिसको यूएनजीए कहा जाता है। ये जो यूएनजीए है या महासभा है, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है, विश्व की लघु संसद। जैसे हर एक देश का अपना संसद होता है जहां से उस देश का शासन प्रशासन चलाया जाता है, तो एक प्रकार से ये पूरे विश्व का शासन प्रशासन इस महासभा के द्वारा चलाया जाता है। इसीलिए इसको विश्व की लघु संसद के रूप में जाना जाता है, के नाम के रूप में जाना जाता है। और ये जो विश्व की लघु संसद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सभी 193 देश जो कि यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, तो सभी देशों के प्रतिनिधि इस महासभा में शामिल होते हैं। इस महासभा की जब बैठक होती है तो इसमें शामिल होते हैं, इसीलिए इसको विश्व की लघु संसद के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो 193 देश हैं, सभी देशों का इसमें एक वोट गिना जाता है। जब वहां पर बैठकें चलता है और कोई वोटिंग होता है, चाहे कोई भी बिल को प्रस्तावित होता है, तो वहां पर जो वोटिंग होता है तो उसमें प्रत्येक देश का, सभी देश का एक एक वोट रहता है। चाहे देश बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, चाहे उसका पॉपुलेशन ज्यादा हो चाहे उसका पॉपुलेशन कम हो। यानी अमेरिका का भी एक ही वोट गिनाएगा, और जो मान के चलिए भूटान जो छोटा सा देश है उसका भी एक ही वोट गिनाएगा। तो इस प्रकार से वहां पर प्रत्येक देश का एक ही वोट गिना जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने की बात है, वहां का जब सेशन चलता है, महासभा का जब सत्र चलता है, तो वहां प्रत्येक देश ज्यादा से ज्यादा 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। वहां जब बैठकें होता है तो वहां 5 प्रतिनिधि बैठ सकता है, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं भेज सकता। अगर एक भेजेगा तो भी चलेगा, 2 भेजेगा तो भी चलेगा, 5 भेजेगा तो भी चलेगा, लेकिन 5 से ज्यादा प्रतिनिधि महासभा में वहां नहीं भेज सकता। और ऐसा नहीं कि 5 भेज दिया तो उसका वोट 5 हो जाएगा, उसका वोट एक ही होगा। चाहे वो 1 प्रतिनिधि भेजे चाहे वो 5 प्रतिनिधि भेजे, तो उस देश का एक ही वोट गिना जाएगा। और वहां जो भी निर्णय होता है महासभा में बैठकों में, तो वहां जो भी निर्णय होता है वो 2/3 बहुमत से होता है। ठीक, यानी अगर कुल 193 देश उसमें शामिल हैं, तो वहां कम से कम 129 देश जब उसमें उसके फेवर में, कोई बिल के फेवर में वोट करेगा, तब जाके वहां पर वो बिल पास होता है या प्रस्ताव पारित होता है। तो इस प्रकार से वहां पर जो भी निर्णय होता है, चाहे वो शांति और सुरक्षा को लेकर निर्णय हो, चाहे वहां का जो बजट पेश करने के लिए निर्णय हो, या फिर कोई नया देश, छोटा देश से कोई नया देश आजाद होता है तो उसके वैश्विक संस्था में उसके शामिल होने के लिए, या फिर नया देश को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या यूनाइटेड नेशन में शामिल करने के लिए जो भी वोटिंग वगैरह होता है, तो उसमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है, तब जाके वो बिल प्रस्ताव पारित होता है। या फिर 129 देश, मतलब कि 193 का जो 2/3 होता है वो लगभग 129 के बराबर होता है। तो कम से कम 129 देश उसमें जब उसके फेवर में वोट करेगा, तब जाके वो निर्णय पास होता है। और यूनाइटेड नेशन का जो सत्र चलता है, सेशन चलता है हर साल सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार। ठीक है, ध्यान रखिए, सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है। ठीक, यानी लगभग 3 महीने का सेशन चलता है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक। और इस सेशन में पूरे विश्व भर के जो विभिन्न पहलुओं की चर्चा होती है, सब देश अपना अपना जो प्रस्ताव होता है उसको रखते हैं। खास करके जो वैश्विक शांति और सुरक्षा को लेकर जो भी होता है, नीति नियम बनती है वैश्विक लेवल पर,
ये सब इस महासभा के निर्णय में होता है। और इसका जब सत्र का जब शुरुआत होता है सितंबर के तीसरे मंगलवार को, तो उस समय सबसे पहले वहाँ जो उस जनरल असेंबली यानी महासभा का एक अध्यक्ष चुना जाता है, उसके साथ साथ जो 21 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं, और उसके अलावा और भी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी महासभा की जो 7 मुख्य समितियां हैं, बहुत सी विभिन्न समितियां हैं, 7 मुख्य, जिनमें से 7 मुख्य हैं, उन समितियों के अध्यक्ष का भी सबसे पहले चुनाव किया जाता है। अब ये यहाँ पर एक बात आती है कि ये महासभा का अध्यक्ष किसको बोलेंगे? क्या ये जो भी वर्तमान अध्यक्ष हैं, जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, क्या वो इसके अध्यक्ष है? नहीं, वो पूरे यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। जो एंटोनियो गुटेरेस हैं वो पूरे यूनाइटेड नेशन के महासचिव हैं। और ये जो सत्र, ये जो महासभा का जो अध्यक्ष होता है, ये सिर्फ उस महासभा का जो बैठकें होता है उस बैठकों को संचालित करने के लिए, जिस प्रकार से भारत की जो संसद होती है तो वहां पर लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो उसी प्रकार से इसको समझा जाए कि एक प्रकार से वहां का उसका अध्यक्ष, यानी जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसी प्रकार से ये महासभा का अध्यक्ष के रूप में और उसके कार्य को संचालित करता है। और पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, पंडित विजय लक्ष्मी पंडित, वो जो यूनाइटेड नेशन के इसी महासभा की ही अध्यक्ष थी। यूनाइटेड नेशन का जो महासभा था, जो बैठक है, तो उसी की अध्यक्ष थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो सिस्टर थी, पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। ये यूनाइटेड नेशन में महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक, अब ये सत्र तो प्रत्येक साल सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के महीने तक तो चलता ही चलता है। इसके अलावा अगर सुरक्षा परिषद चाहे तो बीच में भी, यानी जब सितंबर और दिसंबर के बीच जब सत्र नहीं चल रहा होता, मान के चलिए मार्च में, अप्रैल में, फरवरी में, जनवरी में, ठीक है, अगर बीच में कभी भी अगर सत्र बुलाना हो, ठीक है, तो अगर सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि उसका दूसरा प्रमुख अंग है, अगर वो चाहे तो यूनाइटेड नेशन महासभा का एक विशेष सत्र का आयोजन किया जा सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से महासभा के बारे में हमने देखा। अब हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा प्रमुख अंग है सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो सुरक्षा परिषद को सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है और इसका मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। और ये जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, ये यूनाइटेड नेशन का वास्तविक कार्यपालिका, यानी जो पावर होता है, जो सबसे पावर होता है, इसी सिक्योरिटी काउंसिल के पास ही रहता है। यानी एक प्रकार से ये जो है सिक्योरिटी काउंसिल यूनाइटेड नेशन का पावर सेंटर है। ठीक, और सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को ये ध्यान रखता है। मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से रिलेटेड जो भी इशू होता है उसको सुरक्षा परिषद ही इसके द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। और सुरक्षा परिषद में सदस्यों देशों की बात की जाए तो इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल में, जिनमें से 5 सदस्य जो स्थायी सदस्य होते हैं, जिसको परमानेंट मेंबर कहा जाता है, और जो बाकी 10 सदस्य होते हैं, इनका चुनाव द्वारा इनको सदस्य बनाया जाता है। और स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स की बात की जाए सिक्योरिटी काउंसिल के यानी सुरक्षा परिषद के, तो स्थायी सदस्य में है अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इस प्रकार से अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 देश जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। और जो बाकी जो अस्थायी सदस्य हैं 10, इनको जो होता है यूनाइटेड नेशन का जो महासभा है उनके द्वारा 2/3 बहुमत से उनको 2 वर्ष के लिए चुना जाता है, मात्र 2 वर्ष के लिए। जैसे अगर मान के चलते कि भारत महासभा के द्वारा सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर के रूप में चुना गया, तो वो सिर्फ 2 वर्ष तक ही वहां पर कार्यकाल बैठेगा। इसके बाद फिर से उसको या तो चुनाव जीत के आना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा देश उसमें सदस्य बन जाएगा। लेकिन ये जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस, इनको चुनाव के दौरान आना नहीं पड़ता है, इनको चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। ये परमानेंट, ये हमेशा के लिए मेंबर हैं। और जो असली शक्ति होती है सिक्योरिटी काउंसिल की, वो इन्हीं 5 मेंबर के पास ही रहती है। अब सुरक्षा परिषद में जो वोटिंग का सिस्टम है उसके बारे में बात की जाए तो 15 कुल मिला के 15 सदस्य हैं, 10
अस्थायी और 5 अस्थायी, यानी 5 परमानेंट है और जो 10 मेंबर है वो टेम्पोररी है। तो जो 5 और 10 मिलके 15 हुआ, तो 15 सदस्यों के कुल 15 वोट होते हैं, यानी हर एक सदस्य का 1 वोट होता है। और इसमें जो कोई भी डिसीजन होने के लिए, कोई भी डिसीजन को उसको हाँ होने के लिए उसमें कम से कम 9 वोट उसके फेवर में होना चाहिए, तब जाके कोई डिसीजन वो अप्रूव होता है, पास होता है। और इसमें भी एक चीज है, और ये जो 9 वोट हैं, तो 9 में से 5 स्थायी सदस्य का हाँ होना जरूरी है। 5 स्थायी सदस्य, ये जो 9 वोट अगर कोई बिल पास हो रहा है और अगर 9 वोट मिल गया और उसमें से अगर 5 सदस्य स्थायी सदस्य ने वोट दे दिया है, तब जाके वो पास होगा। अगर मान के चलते हैं कि एक स्थायी सदस्य मान के चलिए जो उसके अगेंस्ट, किसी बिल के अगेंस्ट में वोट दे दिया, बाकी 4 और बाकी जितने भी 10 परमानेंट जो मेंबर नहीं भी है, जो अस्थायी सदस्य और बाकी जो 4 परमानेंट मेंबर, अगर ऐसा होने के बाद अगर 14 वोट भी अगर मिल जाता है किसी बिल के फेवर में, तो वो बिल पास नहीं होगा, क्योंकि जो परमानेंट मेंबर का एक सदस्य उस बिल से नाखुश है, यानी वो उसके अगेंस्ट में वो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जब तक 5 परमानेंट मेंबर बिल को अप्रूव ना करे और उसमें भी 9 वोट उसके अलावा जो बाकी कुल मिला के 9 वोट न मिले, तब तक वो बिल पास नहीं होगा। तो इसी जो परमानेंट मेंबर का जो ये पावर है, ठीक है, उसी पावर को बोलते हैं वीटो पावर। मतलब अगर वो चाहता है किसी बिल को हम रोक दें, तो वीटो के द्वारा वो रोक लगा देता है। और ये हमने बहुत से न्यूज में बहुत सारा सुना होगा, जो मसूद अजहर पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा आतंकवादी है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करने के लिए जब सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग होता था, तो चाइना जो है बार बार अपना वीटो का यूज करता था। मतलब उस वोटिंग के मतलब उसके अगेंस्ट में वोट करता था, और वो जो बार बार जो बच जाता था, यानी जो मसूद अजहर है उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी या जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित होने से बच जाता था, क्योंकि चाइना उसमें अपना वीटो कर देता था। वीटो मतलब वो उस बिल के वो खिलाफ चल जाता था। ठीक है, इस प्रकार से भारत अगर 14 वोट भी जुटा लेता था, बाकी सबसे मिला के 14 वोट भी जुटा लेता था, तो भी मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित नहीं कर पाता था। लेकिन यहाँ पर और एक बात आती है, मान के चलिए कोई स्थायी सदस्य जो है अगर किसी बिल का समर्थन नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर उस समर्थन उसको नहीं करता और उसको रोकना भी नहीं चाहता है, वो चाहता है कि ये पास भी हो जाए लेकिन हम समर्थन न करें, तो इस केस में वो जो स्थायी सदस्य है, 5 में से कोई भी स्थायी सदस्य जो इस प्रकार चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, वो उस वहां पर अनुपस्थित रह सकता है। ठीक है, अगर जब वोटिंग होता है, वोटिंग के टाइम मान के चलिए वहां पर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उस केस में अगर चारों परमानेंट मेंबर अगर वोट दे दे, तब तो भी वो बिल पास हो सकता है। जैसे मसूद अजहर का केस में यही हुआ था कि चाइना तो नहीं चाहता था कि, क्योंकि पाकिस्तान के फेवर में वो जाता था और बार बार वो मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने से रोक लगाता था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, चाइना क्या किया, जब एक बार ऐसा हुआ कि जब वोटिंग हो रहा था तो चाइना वहां से निकल दिया, मतलब वहां वोटिंग से निकल दिया और अब्सेंट हो गया। तो इस प्रकार से जो बाकी चारों परमानेंट मेंबर और जो अस्थायी सदस्य थे, उन्होंने वोटिंग किया और मसूद अजहर को आतंकवादी, जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया गया था। तो ये भी एक बात है। तो और अगर सबसे अधिक वीटो पावर कौन सा देश अभी तक यूज किया है, तो उसके बारे में बात किया जाए तो सबसे अधिक बार वीटो का यूज किया गया है रूस के द्वारा। रशिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सबसे अधिक बार, ठीक है, वीटो का यूज किया है। तो ये सब तो बातें हुई सुरक्षा परिषद के बारे में। अब हम लोग अगले जो यूनाइटेड नेशन का जो तीसरा जो प्रमुख अंग है, आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसको इकोसोक यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये है क्या, विभिन्न देशों के बीच परस्पर सामाजिक और आर्थिक सहयोग और विकास को बढ़ावा देने के लिए इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन किया गया था यूनाइटेड नेशन के एक अंग के रूप में। ठीक है, और ये जो इकोसोक है यानी आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसमें कुल 54 देश इसके सदस्य हैं, कुल मिलाकर के 54। और इसमें जो कार्यकाल होता है देशों का, वो 3 वर्ष का होता है। एक बार में एक देश का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए ही होगा। इस प्रकार से बारी बारी से जो 193 देश हैं, वो बारी बारी से इसके सदस्य
बनती है। ये एक प्रकार से स्थायी संस्था है, ये कभी भंग नहीं होती है। जैसे भारत की जो राज्यसभा है वो एक अस्थायी संस्था है, क्योंकि वो कभी भंग नहीं होती है, और लोकसभा तो भंग हो जाती है चुनाव से पहले। तो इस प्रकार से आर्थिक और सामाजिक परिषद भी एक अस्थायी परिषद है। और इसमें जो यहाँ जो बैठकें होती है, यहाँ साल भर में 2 बार बैठकें होती हैं। एक बैठक होती है अप्रैल महीने में होती है, जो कि न्यूयॉर्क शहर में होती है, और जो दूसरी बैठक होती है साल की वो होती है जुलाई में, और ये बैठक होती है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है जिनेवा, वहां पर इसकी बैठकें होती है। और इस बैठकों और ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसोक, ये विभिन्न प्रकार के आयोगों के द्वारा अपना काम को करता है, विभिन्न प्रकार की स्थायी समितियों के द्वारा अपना काम को करता है, और विशेष प्रकार की संस्थाओं के द्वारा भी अपना काम को करता है। जैसे यूनिसेफ हो गया, यूनिसेफ, तो इसके द्वारा ये अपना कुछ काम करता है। इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसे आयोग हैं यूनाइटेड नेशन के, बहुत सी ऐसी समितियां हैं, परमानेंट समिति। जैसे भारत की संसद में भी बहुत सी स्थायी समिति होती है, ठीक है, जैसे पब्लिक अकाउंट PSC होती है, आर्थिक मामलों की समिति होती है, लोक लेखा समिति। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन की में भी बहुत सी स्थायी समितियां हैं। तो वो उन समितियों के द्वारा, और जो आयोग होते हैं कमीशन, उसके द्वारा, और बहुत सारी जो संस्थाएं होती हैं उनके द्वारा ये अपने काम को संचालित करता है। जैसे यूनिसेफ हो गया। अब बात आती है यूनाइटेड नेशन के चौथे जो प्रमुख अंग है उसके बारे में। तो यूनाइटेड नेशन का जो चौथा और सबसे प्रमुख अंगों में से एक है उसका, वो है सचिवालय, जिसको सेक्रेटेरिएट भी कहा जाता है। और ये जो सचिवालय है ये यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रशासनिक इकाई है। प्रशासनिक यानी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो कि यूनाइटेड नेशन के शासन प्रशासन को ये संभालती है। तो यूनाइटेड नेशन के सभी प्रशासनिक जितने भी अंग हैं, बाकी जितने भी अंग हैं, सभी अंगों को ये प्रशासनिक सहायता प्रोवाइड कराती है, यानी एक प्रकार से उसके प्रशासन को चलाने का काम करती है। तो जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी होता है, जो नौकरशाही होता है, तो ये एक प्रकार से एक ब्यूरोक्रेसी वाला संस्था है, नौकरशाही वाला संस्था है, जो यूनाइटेड नेशन के जितने भी अंग हैं, सभी अंग, उनको एक प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराती है। और इसका जो सचिवालय का जो प्रमुख होता है, इस सेक्रेटेरिएट का यानी सचिवालय का, वो महासचिव होता है, उसको कहा जाता है महासचिव। और जो अभी जो वर्तमान में जो महासचिव है यूनाइटेड नेशन के, वो जो सचिवालय के, वो है एंटोनियो गुटेरस। तो यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव होता है वो उस सचिवालय का भी महासचिव ही होता है। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं, ये सचिवालय के महासचिव हैं, यानी यूनाइटेड नेशन के भी महासचिव हैं। ठीक। और ये जो सचिवालय का महासचिव यानी यूनाइटेड नेशन का जो महासचिव होता है, उसका जो चुनाव किया जाता है वो महासभा के द्वारा। जो यूनाइटेड नेशन का जो महासभा है, जनरल असेंबली है, उसके द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। 5 वर्षों के लिए यूनाइटेड नेशन की महासभा यानी जनरल असेंबली के द्वारा चुना जाता है। और ये चुना जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। अगर सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल जिसको सिफारिश करे कि इसको बनाया जाए, तब जाके महासभा उसको वोटिंग करता है और वहां से उसको चुना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी काउंसिल के सिफारिश, उसका जो परमिशन होता है कि हाँ इन्हीं में से चुना जाएगा, तो तब जाके वहां से यूनाइटेड नेशन की महासभा में चुनाव होता है और उसके द्वारा ये चुना जाता है, सिफारिश के द्वारा। यहाँ पर इसको इलेक्शन के द्वारा नहीं होता है, उसकी सिफारिश के द्वारा ही हो जाता है। यूनाइटेड नेशन का जो सबसे पहला महासचिव था वो था त्रिगवेली, उसका नाम था त्रिगवेली। और ये था नॉर्वे देश का जो पहला महासचिव यूनाइटेड नेशन का था, उसका नाम था त्रिगवेली। और ये नॉर्वे के देश का था। नॉर्वे एक छोटा सा देश है यूरोप का, ऊपर की ओर है, जो कि आर्कटिक महासागर की ओर स्थित है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आता है। और ये था 1946 से 1952 के बीच त्रिगवेली यूनाइटेड नेशन का पहला महासचिव। अब यूनाइटेड नेशन तो बना था 1945 में, लेकिन यहाँ तो 1946 से ये महासचिव है। तो 45 में जो था उस समय एक कार्यकारी महासचिव था 1945 में। तो उस कार्यकारी महासचिव का नाम था ग्लेडविन जेब एक व्यक्ति था जो कि यूनाइटेड नेशन का सबसे पहला कार्यकारी महासचिव था। और इसका कार्यकाल था वर्ष 1945 से लेके 1946 के बीच। और सचिवालय तो एक प्रशासनिक इकाई है, तो यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी होते हैं वो तो एक ब्यूरोक्रेसी से आते हैं।
तो इनको सबसे पहले वहाँ चुनने के बाद इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किससे यहाँ पर काम करना है और कैसे क्या कुछ करना है। तो और ये ट्रेनिंग दिया जाता है, इसके जितने भी स्टाफ हैं, तो इनके जो सचिवालय के जो स्टाफ होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और ये ट्रेनिंग दिया जाता है इटली में। इटली का एक शहर है तुरीन, इटली में एक शहर का नाम है तुरीन। इसी शहर में इन सचिवालय के स्टाफों को ट्रेनिंग दिया जाता है। ठीक, और यहीं पर जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ है, यानी जिसको ILO कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मजदूर संघ है, इसका भी मुख्यालय इसी इटली के तुरीन में है। इसी तुरीन शहर में, जहां पर यहाँ ILO के अधिकारियों को, स्टाफों को जो ट्रेनिंग दिया जाता है, जहां पर वहीं पर इस यूनाइटेड नेशन के सचिवालय के स्टाफों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको ICJ के नाम से जाना जाता है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को ICJ के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल, I से हो गया, C से हो गया कोर्ट, और J से हो गया जस्टिस। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो मुख्यालय है द हेग, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यूनाइटेड नेशन के जो 6 अंग हैं, उनमें से 5 को अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बस इसी का मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क से बाहर है। बाकी जो अन्य 5 अंग हैं, उनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड्स के एक शहर का नाम है द हेग। तो यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना किया गया था वर्ष 1946 में 3 अप्रैल के दिन, यानी यूनाइटेड नेशन के बनने के 1 साल बाद लगभग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी ICJ में कुल मिला के 15 न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं। और इनके जो जजों का चुनाव किया जाता है वो 9 साल के लिए नियुक्ति होती है। प्रत्येक जज की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। ठीक, और एक देश का एक ही जज हो सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ऐसा नहीं है कि अमेरिका का 2 जज उसमें चल गया, नहीं, एक देश का एक ही जज हो सकता है, यानी एक देश के 2 जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं हो सकते। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो कामकाज जो होता है, जो उसके चलाने के लिए वहाँ जो भाषा का प्रयोग होता है वो 2 भाषाओं में काम होता है, एक तो अंग्रेजी और एक फ्रेंच, जो कि यूनाइटेड नेशन की भी जो कार्यकारी भाषा है। तो इन्हीं भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी कामकाज होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो कामकाज संपन्न होने के लिए, कोई भी केस को सुने जाने के लिए, वहाँ पर जो कोरम होता है, कोरम यानी जो कोई भी कार्यवाही का संचालन होने के लिए जो मिनिमम जजों की संख्या की आवश्यकता होती है, उसको बोला जाता है कोरम। तो जो मिनिमम, कम से कम जब वहाँ 9 जज बैठेगा मिनिमम, तब जाके वहाँ पर कोई केस को सुना जाएगा। अगर 8 जज बैठा तो वहाँ पर केस नहीं सुना जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो कोरम है, जो मिनिमम जो जज चाहिए होता है कोई केस को सुनने के लिए, वो 9 जजों की जरूरत पड़ती है। कम से कम 15 भी बैठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम यानी मिनिमम 9 जज होना ही होना चाहिए। ठीक, अब इस ICJ यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के भी बहुत सारे जज बन चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भारत के कौन कौन से जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बन चुके हैं या फिर न्यायाधीश बन चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का एक जज बना था, उनका नाम था वेनेगल रामाराव। फिर जो दूसरे जो जो अध्यक्ष वहाँ के जो न्यायाधीश बनते हैं ICJ में, उनका नाम था नागेंद्र सिंह। और ये ICJ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, ICJ का अध्यक्ष और वहाँ का उपाध्यक्ष दोनों रह चुके हैं। तो जैसे वेनेगल रामाराव हो गया, ये तो वहाँ के जज बने थे, यानी न्यायाधीश बने थे। लेकिन नागेंद्र सिंह जो थे, वो वहाँ के जज तो थे ही, न्यायाधीश तो थे ही। इसके अलावे वहाँ के उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों रह चुके हैं। ठीक, फिर जो और एक भारत के जो अध्यक्ष जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में बने हैं, उनका नाम है रघुनंदन पाठक। ठीक है, और अभी वर्तमान में भारत के एक जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है, और उनका नाम है दलवीर भंडारी। ये पिछले सालों ये न्यूज में भी थे, क्योंकि इनका 2018 में दोबारा से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इनका नियुक्ति हुआ था। सबसे पहली बार ये वर्ष 2012 में वहाँ के यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जज बने थे, और 2018 में इनका दोबारा से नियुक्ति किया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए जो यूनाइटेड नेशन का जो 6वां जो मुख्य अंग है उसके बारे में देखते हैं, जिनका नाम है न्यास परिषद या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल से इसको जाना जाता है। और न्यास परिषद
जिसको कहा जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से जाना जाता है। और ये जो न्यास परिषद का बनाने का रीजन क्या था, इसको सबसे पहले समझने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ ऐसे पिछड़ी आदिम जनजाति वाले पिछड़े देश थे जो स्वयं से अपना शासन चलाने में असमर्थ थे, ठीक, और उनकी सहायता के लिए न्यास परिषद का गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हुआ तो बहुत सारे ऐसे द्वीपीय देश थे, जो प्रशांत महासागर में से बहुत सारे छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जहाँ के लोग अभी भी एकदम आदिम जनजाति की तरह रहते हैं, बिना कपड़े के, पत्ता लगा के। तो वैसे जो देश थे जो अपना शासन और प्रशासन चलाने में असमर्थ थे, तो वैसे देशों की मदद करने के लिए, वैसे देशों की सहायता करने के लिए ये न्यास परिषद का गठन किया गया था बस 1945 में। और ये जो इसमें जो ट्रस्टी बनाया गया था, जिन देशों को ऐसे देशों को संभालने के लिए जिम्मा देखरेख करने का जिम्मा सौंपा गया था, उन ट्रस्टीज में शामिल थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। मात्र इन 4 देशों को ऐसे देशों का ट्रस्टी बनाया गया था जो मतलब बाहर से मतलब उनको सपोर्ट करते थे, ठीक है, कोई बिना स्वार्थ के। तो ऐसे देशों को ट्रस्टी बनाया गया था, ठीक। और देखिए वर्ष 1994 में यानी 1994 नवंबर महीने में पलाव द्वीप, जो कि प्रशांत महासागर का एक द्वीप है, पलाव करके नाम है, ये जब देश स्वतंत्र हो गया, पलाव देश 1994 में, तो उसके बाद से न्यास परिषद का काम लगभग समाप्त हो गया। क्योंकि जितने भी वैसे देश थे जो पहले अपना शासन प्रशासन चलाने में असमर्थ थे, तो वैसे लगभग जब सभी देश स्वतंत्र हो गए, जब सबको अपना शासन चलाने में जब अपना एक योग्य बन गए, तब वर्ष 1900 इस प्रकार से वर्ष 1994 में जो एक पलाव द्वीप था, पलाव, ये भी अपना पलाव जो देश था छोटा सा, ये भी अपना जो शासन प्रशासन चलाने में असमर्थ हो गया। तब जाके ये जो ट्रस्टी वाले देश थे, इन लोगों ने अपना वहां से वापस मतलब उनको सब कुछ सौंप दिया और वापस आ गए। तो इसके बाद से यानी वर्ष 1994 के बाद से लगभग जो न्यास परिषद का जो काम था वो लगभग समाप्त हो गया है अभी। और अभी वर्तमान में देखा जाए न्यास परिषद ये इनएक्टिवेट हो गया, मतलब ये अभी कोई काम नहीं करती है, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इस मॉड्यूल में यूनाइटेड नेशन के विभिन्न तथ्यों के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। तो आने वाले वीडियोज में हम लोग ऐसे ही तथ्यात्मक चीजों को सामने लाएंगे, ठीक, और उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।